ये बातचीत का सिलसिला टूट सा गया था, बीच में तबीयत खराब हो गई और उसके बाद फिर एक फ्लो बंद हो जाता है काम का कि मतलब ये करना है। तो उस कारण से वीडियोज़ आए नहीं और मोस्टली जो घटनाक्रम चल रहा है वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। आज बात करते हैं तो आज एक खबर तो कल से ये चल रही है कि सीएए का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है और तीन इस्लामिक देश जो हमारे आसपास हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन तीन कंट्रीज के स्पेसिफिकली नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो है, जिसमें कि हिंदूज के अलावा बुद्धिस्ट, सिख्स और क्रिश्चियंस भी आ जाते हैं, इनको भारत में अगर सिटीजनशिप चाहिए तो वो मिलेगी। 2014 से पहले जो लोग भारत में शरणार्थी बन के आ चुके हैं, अभी उनकी सिटीजनशिप प्रोसेस होगी और मोस्ट प्रोबेबली उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स या नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और गवर्नमेंट ये टाइमलाइंस और बाकी सारी चीजें बदलती रहेगी। उम्मीद ये की जा रही है कि इन तीन कंट्रीज के अलावा आगे चल के ये सीएए जो है इसका कुछ स्वरूप ऐसा बन जाएगा कि दुनिया भर में अगर कहीं कोई भी हिंदू है और वो पीड़ित या प्रताड़ित है तो भारत उसके लिए एक स्वाभाविक घर की तरह सामने आएगा, उसको नागरिकता देगा, संरक्षण देगा, सुरक्षा देगा। तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसकी तरफ एक बहुत बड़ा कदम है और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र को कह देने भर से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है। अगर आप एक हिंदू राष्ट्र हैं तो आपके कामों में वो चीज दिखनी चाहिए, वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आपकी नीतियों में वो चीज दिखनी चाहिए। सीएए उसका उदाहरण है। अब कुछ बड़े मजेदार बदलाव हो रहे हैं देश के अंदर, तो एक किस्सा आपको बताता हूं। 2010 में बरेली, उत्तर प्रदेश में एक दंगा हुआ था काफी बड़ा और कोई ये जुलूस वगैरह निकाल रहे थे शांति प्रिय लोग और इनके ऊपर कुछ रोक लगाई गई थी उस जुलूस को लेकर के और उसके विरोध में इन लोगों ने बड़ा हंगामा किया था और वो धीरे धीरे एक दंगे का रूप ले लिया था और इन्होंने बहुत सारे लोगों की दुकानें वगैरह जला दिए थे, मकान जला दिए थे और काफी नुकसान हुआ था, शायद जानमाल का भी नुकसान हुआ था लोगों का। उस दंगे के दौरान आई थिंक 2010 में मायावती की गवर्नमेंट थी और उसके बाद समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट आ गई थी और उस दंगे में ऐसी लीपापोती की गई थी कि चार्जशीट्स को बाद में बदला पुलिस ने और बहुत कुछ किया और कोई स्पष्ट आरोपी सामने नहीं ला पाई पुलिस अपनी जांच में और उस चक्कर में ये मामला ठंडा पड़ गया। अब उत्तर प्रदेश में ही एक जज साहब हैं, रवि दिवाकर। अब रवि दिवाकर साहब असल में इससे पहले बनारस में पोस्टेड थे अभी हाल में, और बनारस में जो ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश कोर्ट से जारी हुआ है वो ये रवि दिवाकर साहब ने ही दिया था। तो इनका ट्रांसफर हो गया, ये अभी हाल में बरेली पहुंचे। ये बरेली पहुंचे तो इन्होंने बैठे बैठे ये वाला मामला जो था बरेली दंगों वाला, इसको सुओ मोटो खोल लिया कि लाओ जरा देखें इसमें क्या किसी को सजा क्यों नहीं हुई। और जब इन्होंने पुलिस की ओरिजिनल डायरियां और चार्जशीट पढ़नी शुरू की केस में, तो इनको दिखाई दिया कि उस पे साफ लिखा हुआ है पुलिस ने अपनी जांच में कि बरेलवी मौलाना तौकीर रजा, ये अक्सर आपको टीवी पे भी बकवास करते हुए दिखाई दे जाएंगे, भड़काऊ और उकसाऊ बयान देने की बड़ी खुजली है इनको, तो उसमें नाम आ गया कि तौकीर रजा के भड़काऊ बयानों के कारण यह दंगा भड़का है। तो उस पे उन्होंने तौकीर रजा को एक समन जारी कर दिया जज साहब ने कि कोर्ट में आकर के आप अपना जवाब दीजिए इस पे कि किस टाइप के भड़काऊ बयान आपने दिए थे और क्या सोच समझ के दिए थे। तौकीर रजा पहुंचे नहीं समन के मतलब पेश होने के लिए अदालत में। जज साहब ने भी उठा करके पुलिस को वारंट इशू कर दिया कि इसको पकड़ के लाओ 13 तारीख को। तो अब आज 12 तारीख है, कल तौकीर रजा साहब की पेशी होनी है कोर्ट में। तो मामला ये था कि मैं आपको बदलाव बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक वो जमाना था कि ये दंगा करके निकल जाते थे और उसके बाद
कोर्ट के सामने पुलिस जाके खाली हाथ खड़ी हो जाती थी कि हमें पता ही नहीं, हम जांच में कुछ ढूंढ नहीं पाए। और आज स्थिति ये है कि उस 2010 के दंगे की फाइल दोबारा खुल जाती है, और जो ये मौलाना अपने आप को देश और कानून से ऊपर समझते थे, आज उनको सम्मन के बाद वारंट इशू हो गया है और ये फरार घूम रहा है तौकीर रजा। इसी तरीके से आप देखेंगे तो एक और मौलाना है सलमान अजहरी करके, इन्हें भी बहुत बकवास करने की आदत है। असल में होता क्या है कि ये सामने जो हजारों जाहिलों की भीड़ देख लेते हैं तो इनको लगता है कि अब हम कुछ भी बक सकते हैं। तो ये सलमान अजहरी करके है, इसने भी बकवास करी बॉम्बे में शायद, और हिंदू समाज को कुछ कुछ उल्टे सीधे शब्द बोले। हुआ क्या कि गुजरात में एक एफआईआर होती है इनके इस भाषण के बाद, और गुजरात पुलिस आती है, इसको उठा के ले जाती है। ये लोग वहां हंगामा करने की कोशिश करते हैं मुंबई में, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं, गुजरात पुलिस ले जाती है। अब जहां जिस थाने में ये शिकायत दर्ज थी, वहां इसको ले जाया जाता है, कोर्ट वोर्ट में पेश किया जाता है, हिरासत में रखा जाता है, बातचीत होती है। तब तक में इसके वकील जो हैं ये भाग दौड़ वगदौड़ करके और जमानत की व्यवस्था करते हैं, जमानत करवा लेते हैं। तब तक में पता चलता है कि एक और एफआईआर इसके खिलाफ इसी मामले में दूसरे थाने में दर्ज है। वहां की पुलिस आती है, वो इसको उठा ले जाती है। फिर इसके वकील भागते हैं, जमानत अमानत कराते हैं, 2-3 दिन पुलिस के साथ खातिरदारी होती है। फिर दिखाई देता है, एक वीडियो आता है जिसमें ये थोड़ा सा बहकी हुई चाल से चलता हुआ दिखाई दे रहा है कोर्ट में जाता हुआ, और उस पे लोग चुटकियां या मजाक ले रहे होते हैं कि भाई चेहरे पे ये दर्द क्यों है और चाल में ये बदलाव क्यों है और इतना धीरे धीरे चल रहा है, क्या चक्कर है, हुआ क्या है। पुलिस ने तो कुछ नहीं कर दिया इसके साथ, और इसके चेले जो चमचे हैं वो स्पष्टीकरण दे रहे होते हैं ट्विटर पे कि यहाँ से वहाँ का सफ़र और वहाँ से वहाँ का सफ़र तो इतने घंटे गाड़ी में और इतने घंटे लगातार जागते रहने और बिना खाए रहने के कारण मौलाना जी थोड़ा कमज़ोर हो गए हैं। खैर बहरहाल दूसरे मामले में जमानत होती है तो इन लोगों के यहाँ खुशी की लहर हो जाती है कि बस जी छूट करके आने वाले हैं, ऐसा है वैसा है, क्या कर लिया तुम लोगों ने। तब तक में खबर आती है कि किसी तीसरे थाने में भी एक एफआईआर है, वहाँ की पुलिस आती है, वो इनको कोर्ट से उठा के ले जाती है। तो अब तीसरी जगह फिर वही खातिरदारी शुरू हो जाती है इनकी, और दमादम मस्त कलंदर शुरू रहता है इनका। फिर इनके वकील भागते हैं तीसरे जिले में अदालत के यहाँ जमानत अमानत के चक्रों में। वहां से जब तक जमानत कराते हैं तब तक वहां पे एक गुजरात में एक कानून है पेसा करके, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज, पीएएसए। तो पेसा की रिक्वायरमेंट ये है कि किसी व्यक्ति के ऊपर कम से कम 3 मामले दर्ज होने चाहिए, 3 एफआईआर दर्ज होने चाहिए, तो उसे असामाजिक तत्व मान के अंदर डाल दिया जा सकता है। तो अब इनके 3 मामले हो गए, 3 में इनकी जमानत हो गई है, 3 मामले तो गुजरात में चल ही रहे हैं। तो चौथा मामला पुलिस दर्ज करती है पेसा में, और पेसा में दर्ज करके इन्हें फिर अंदर डाल देती है। और बाद में पता चलता है कि पेसा में आसानी से जमानत होती नहीं है, कम से कम 6 महीने साल भर के लिए भाई साहब अंदर हो गए हैं। तो एक मौलाना सलमान अजहरी को आपने देख लिया, दूसरे मौलाना तौकीर रजा का इलाज अब शुरू होने वाला है। तो ये है। तो अब जो इनको एक संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि सारे फसाद की जड़ ये जहर बुझे मौलाना लोग हैं, ये पूरे देश में आग लगाते फिरते हैं, उल्टे सीधे खुतबे और उल्टे सीधे फतवे जारी करके और हंगामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उकसाते हैं और दंगे फसाद करवाते हैं। तो अब धीरे धीरे सेलेक्टेड जो ये मौलाना हैं, जो ज़्यादा खुराफाती किस्म के हैं, अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको टारगेट पे ले लिया गया है, और इनकी जो अंदर एक आग है उसको बुझाने की एक व्यवस्था कर दी जा रही है। और मुझे पूरा भरोसा है कि सलमान अजहरी जब अब पेशा के बाद चिल्ला काट के लौटेंगे जेल से, तो उसके बाद उनके अंदर की जो एक दंगा और फसाद की एक आग है वो काफ़ी ठंडी हो चुकी होगी। वो इंसान बन के लौटेंगे और चुपचाप अपना दीन की
खिदमत करेंगे और लोगों को सही रास्ता बताएंगे और समझाएंगे। तो ये तो रही बात हमारे देश में क्या चल रहा है। अब हम लोग आते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे अगर बोला जाए तो डिप्लोमेटिक बड़े लंबे चौड़े गेम्स चलते रहते हैं। अभी ताजा ताजा गेम जो चल रहा है उसमें हमारे जो मीडिया है और हमारे जो बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं वो बड़ा खुशी से नाच रहे हैं कि अमेरिका की सीएनएन ने एक रिपोर्ट जारी की और उसमें उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से 2022 में रशिया बड़ा परेशान था और ये यूक्रेन जो है वो बड़ा एग्रेसिव था और रशिया की हालत खराब हो रही थी। और उस कंडीशन में रशिया ने अमेरिका और दूसरे देशों को ये मैसेज भेजा था कि भाई देखो, यूक्रेन की तरफ से एक डर्टी बॉम्ब बेसिकली क्या होता है कि एक आप समझ लीजिए नॉर्मल सा एक बॉम्ब होता है और उसके चारों तरफ वो एक जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है यूरेनियम वगैरह वो भर वर के और उसको कहीं एक्सप्लोड कर दिया जाता है। तो उसके कारण वो न्यूक्लियर मटेरियल बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है और उससे रेडियो एक्टिविटी फैलती है जिससे लोगों को नुकसान होता है। तो इसको डर्टी बॉम्ब कहते हैं। अब वो बॉम्ब के साथ छिटक के बारीक बारीक टुकड़े बहुत बड़े इलाके में फैल गए तो उसको फिर ढूंढ ढूंढ के एक एक तिनके को बटोर पाना शहर में से तो मुश्किल है। तो ये वाली एक पॉसिबिलिटी रशिया ने बोला कि हम लोगों को कम्युनिकेट की थी कि अगर यूक्रेन की तरफ से हम लोगों को ये कंफर्म भी हुआ कि इन लोगों ने कोई डर्टी बॉम्ब बना लिया है और वो हमारे रशिया के किसी शहर के अंदर उसको एक्सप्लोड करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम किसी हमले का वेट नहीं करेंगे, हम इन लोगों के ऊपर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे। अब अमेरिका की जो रिपोर्ट है उसका ये कहना है कि इस कंडीशन में अमेरिका की तरफ से भारत और चाइना को अप्रोच किया गया कि अमेरिका ये रशिया को ये आप लोग कन्विंस कीजिए कि वो किसी तरह का न्यूक्लियर डिवाइस यूज ना करे इस वॉर में। और उनका कहना है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बात करके और उनको कन्विंस कर लिया कि आप न्यूक्लियर वेपन यूज ना करें और रशिया ने इवेंचुअली न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किया। ये एक स्टोरी है, ठीक है, जो सीएनएन ने सुनाई है। इसमें मेरे को दो डाउट्स ये लग रहे हैं कि भाई रशिया की, ठीक है, शुरू में जो एक रशिया ने अटैक किया था और उसका जो मोबिलाइजेशन हुआ था ट्रूप्स का वो थोड़ा स्लो था, सब कुछ था। मुझको जहां तक शुरू से ऐसा लग रहा है कि रशिया जैसी कंट्री जिसका कि वॉर का मेरे ख्याल से वर्ल्ड वॉर का सबसे बिटर और लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस और सबसे ज्यादा लॉस रशियन आर्मी ने उठाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ऐसी आर्मी कभी ऐसी गलती तो नहीं करेगी क्योंकि आर्मीज अपनी जो पुरानी लड़ाइयां हैं उनके ऊपर बहुत रिसर्च करती हैं, स्टडी करती हैं और नए बैटल प्लान्स में उन गलतियों को न दोहराने की पूरी तैयारी करके रखती हैं। तो ऐसे में ये कहना कि रशिया की आर्मी बेवकूफ है और उन लोगों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझको जो लगता है रशिया शुरू से ये चाहता था कि ये लड़ाई स्लो ही चले, ये धीरे 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 जो एक तरीके से कहते हैं ना हलाल करना यूक्रेन को, और यूक्रेन के साथ साथ पूरे यूरोप को हलाल करना, उनको तिल तिल के मारना, वो उस स्ट्रेटजी के तहत रशिया ने इस पूरी लड़ाई को प्लान किया था। क्योंकि जो रशिया को जानते हैं, जो रशियन एनालिस्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि रूस इस लड़ाई की तैयारी पिछले 10 सालों से कर रहा है। 2014 में जब ये प्रो रशिया सरकार यूक्रेन में गिरवाई थी अमेरिका और सीआईए ने, तो उसके बाद से रूस की तरफ से ये तैयारी चल रही है कि यूक्रेन का अब एक परमानेंट इलाज करना पड़ेगा और परमानेंट इलाज के तहत ही उन्होंने काफी सारी स्ट्रैटेजीज बना के रखी थी और ये लड़ाई जो है उसी का एक वो है, उदाहरण है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो लड़ाई स्लो चला रहे हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि रशिया की हालत खराब है। रशिया की प्रैक्टिकली हालत कभी खराब नहीं रही इस लड़ाई में। रशिया ने इस लड़ाई को चलाया ही अपने हिसाब से स्लो है शुरू से, और स्लो इसलिए चलाया है ताकि वो ये एक्सपोज कर सके पूरी दुनिया को और यूरोप और अमेरिका की पब्लिक को भी कि तुम लोगों की
कितनी तैयारी है, कितनी कैपेसिटी है एक लंबा युद्ध लड़ने की। और आज वो सामने है कि आज यूक्रेन के पास हथियार नहीं है, क्योंकि यूरोप के देशों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम लोगों के हथियारों के स्टॉक खाली हो गए हैं तुमको हथियार दे दे के। अब हमारी सेनाओं के पास अपनी जरूरत के लिए हथियार नहीं है। लगभग यही स्थिति अमेरिका की बनी हुई है। आज अमेरिका, आप समझ लीजिए, पाकिस्तान तक से तोप के गोले खरीद के और यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। हाल में जर्मनी ने भारत के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की थी कि आप हमको तोप के गोले 155 mm के सप्लाई करिए। भारत ने भी उनके उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जबकि भारत हथियारों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है। वो इसलिए कर दिया क्योंकि उनको पता है भारतीयों को कि ये जर्मनी की तो कोई युद्ध या लड़ाई चल नहीं रही है, ये अचानक हमसे तोप के गोले क्यों मांग रहे हैं। तो मकसद यही है कि वो तोप के गोले उनको पहुंचाने हैं यूक्रेन। अच्छा, भारत की और रशिया की ये तोप के गोलों की कैपेसिटी बहुत तगड़ी है। और ट्रेडिशनली अगर आप देखेंगे तो भारत का जो तोपखाना है, जो आर्टिलरी है, फायर पावर है, ये वर्ल्ड में सबसे अच्छा माना जाता है। मतलब अगर तोपों की लड़ाई होनी है तो भारत के सामने दुनिया का शायद ही कोई देश टिक पाएगा। तो ये एक खासियत है हमारी आर्मी की जो हम लोगों को भी नहीं पता है। तो जर्मनी जो है वो पीछे लगा था कि आप हमको तोप के गोले सप्लाई करिए। भारत ने उसको इग्नोर कर रखा है, उसको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। टेंडर फेंडर वो सब भेज चुके हैं इंडिया कि आप इसको भर के भेज दीजिए और हमसे ऑर्डर ले लीजिए तोप के गोलों का, हजारों लाखों की संख्या में। नहीं, भारत नहीं कर रहा है। जबकि पाकिस्तान से तो अमेरिका ने सब कुछ खरीद डाला है। मेरे को तो शक इस बात का हो रहा है कि पाकिस्तानियों ने तो अपनी सेना का भी पूरा जो एम्यूनिशन वगैरह है वो भी बेच खाए हैं। वो शक इसलिए होता है मुझको क्योंकि कुत्ते की तरह इनको आकर के ईरान वाले जूता लात मार के चले जाते हैं। अभी कल परसों अफगानिस्तान वालों ने इनकी दो चौकियों पे कब्जा किया है, 16 आदमी मार दिए हैं सेना के, और ये पलट के किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इनकी आर्मी के पास लड़ने की क्षमता नहीं है। और लड़ोगे किस बात से जब तुमने अपने गोला बारूद तो तुमने अमेरिका को बेच दिया है। तो अब पाकिस्तान की वो स्थिति है कि आज उनके ऊपर अफगानिस्तान चढ़ दौड़ा है। अब ये हुआ कैसे है? तो भारत के जेपी सिंह साहब हैं जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं फाइनेंस में, ये फॉरेन मिनिस्ट्री में, ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में। तो जेपी सिंह साहब हाल में अफगानिस्तान के दौरे पे गए। तो अब अफगानिस्तान के साथ भारत के नेचुरली अच्छे संबंध हैं क्योंकि वहां की पब्लिक के साथ भारत के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। मतलब अगर आप एज ए इंडियन अफगानिस्तान के अंदर चले जाएंगे तो हर अफगानी आपका पर्सनल, एक समझ लीजिए सिक्योरिटी गार्ड की तरह आपके साथ चलेगा कि वो आपको खरोच भी नहीं आने देगा अफगानिस्तान के अंदर। तो वो वाली हालत है। लोगों ने ये तक बताया है कि रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खा लेते हैं और अगर पता चल जाए कि कि इंडिया से है तो लोग पैसा लेने को तैयार नहीं होते हैं कि नहीं, आप तो हमारे भाई हो, आप हमारे गेस्ट हो। तो जब भारत के ऑलरेडी इतने अच्छे संबंध अफगान पॉपुलेशन के साथ हैं, और क्या है कि सरकार टू सरकार रिलेशन बनाना आसान होता है, लेकिन किसी पॉपुलेशन के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हों, आपके देश के, वहां की पॉपुलेशन आपके देश की रिस्पेक्ट करती हो, प्यार करती हो, इज्जत देती हो कि नहीं भारत और भारत के लोग, तो वो पीपल टू पीपल कनेक्शन जहां होता है वो बड़ा परमानेंट कनेक्शन होता है। तो भारत का वो है। तो अचानक से ये देखा गया कि चाइना जबरदस्ती तालिबानों के साथ उठक बैठक कर रहा है, मेल मुलाकात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। चाइना के कोई संबंध अफगानिस्तान से कभी रहे नहीं है। तो ऐसे में भारत ने ये सोचा कि भाई हमारे तो ऑलरेडी जब पीपल टू पीपल रिलेशन है तो इसको चाइना को क्यों घुसने दिया जाए। तो जेपी सिंह साहब जो पूरा सा इस एरिया को देखते हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, ये पूरा एरिया जो है ये जेपी सिंह साहब मॉनिटर करते हैं, हैंडल करते हैं विदेश मंत्रालय के अंदर। तो सचिव स्तर के अधिकारी हैं। तो ये इन्होंने अफगानिस्तान की विजिट की अपने पूरे बड़े लंबे चौड़े डेलीगेशन के साथ। अफगानिस्तान के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि वो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, 5-6 कंट्रीज के साथ उसके बॉर्डर्स मिलते हैं, लेकिन उसको कोई सीपोर्ट नहीं है।
उसको कुछ एक्सपोर्ट करना है, कुछ इंपोर्ट करना है, तो उसके लिए उसको कोई सी पोर्ट नहीं है, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान पे डिपेंडेंट है और पाकिस्तान के कराची पोर्ट के ही थ्रू उसका पूरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। पाकिस्तान जो है, आपको पता है वो किस किस्म का देश है, मतलब एक घटिया स्तर होता है और घटिया से भी एक घटिया स्तर होता है, बहुत नीचे का। पाकिस्तान उस किस्म का देश है। तो ये क्या करते हैं कि कभी भी उनका बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी भी उनके जो कंसाइनमेंट आ रहे हैं, जा रहे हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, पोर्ट पे पड़े हैं, डॉक्स पे पड़े हैं, उसको सीज कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, महीनों पड़ा हुआ है, उसके बाद रिलीज करेंगे। उसमें वो, अच्छा, अफगानिस्तान से मोस्टली खाने पीने की ये ड्राई फ्रूट्स और फल फूल ये सब वो एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब मान लीजिए ऑरेंजेस हैं, वो अफगानिस्तान से चले हैं कहीं के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए या इंडिया के लिए, कहीं के लिए। अब वो कंसाइनमेंट एक महीना अगर पड़ा रह गया पोर्ट पे कराची में, तो जब तक वो आगे पहुंचेगा तब तक में सारे ऑरेंजेस सड़ जाएंगे 30 दिन में। तो ये हरकतें पाकिस्तानी करते थे। अफगानिस्तान इससे बहुत परेशान था। जेपी सिंह साहब गए और उन्होंने इनको सिंपल सा एक ऑफर दिया कि मेरी ईरान से बात हो गई है, चाबहार पोर्ट जो ईरान का है, भारत ने उसको बनाया है और भारत उसको ऑपरेट करता है। तो एक तरीके से वो भारत का पोर्ट है चाबहार, ईरान में। तो जेपी सिंह साहब ने उनको ये बोला कि आप लोग पाकिस्तान के थ्रू नहीं, चाबहार के थ्रू अपना पूरा बिजनेस रन करिए, आप यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और भारत का और ईरान का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और प्रोटेक्शन मिलेगा। तालिबान को बस यही एक सबसे बड़ी समस्या थी। अगर अफगानिस्तान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट शुरू हो जाता है तो अफगानिस्तान जी जाएगा, क्योंकि फिर वो अपनी सामानों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। वो दुनिया भर से उनको जो सामान चाहिए, दवाइयाँ हो गई या दूसरे इक्विपमेंट्स हो गए, कंस्ट्रक्शन से लेकर के हर चीज़ के, क्योंकि अफगानिस्तान में तो कुछ भी नहीं है, सीमेंट भी वो बाहर से मंगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अफगानिस्तान को जाने लगेगी। तालिबान ने तुरंत बोला $3.5 करोड़ हम लोग लगाएंगे, हम अपनी सड़क बनाएंगे चाबहार तक। जहाँ जहाँ मतलब कनेक्टिविटी की दिक्कत है, वहाँ पे अफगानिस्तान अपनी सड़क ईरान की हाईवे के साथ लिंक कर देगा ताकि हमारी गाड़ियाँ वहाँ तक पहुँच सकें। और भारत ने अफगानिस्तान के लिए यह रास्ता खोल दिया। अब भाई लोग इतने खुश हो गए हमारे पठान भाई अफगानिस्तान के कि वो चढ़ दौड़े पाकिस्तान पे कि अब तो तुम्हारी जरूरत नहीं है, अब तो तुम्हें हम रोज कूटेंगे। और जेपी सिंह साहब वहां से बैठक करके उनकी फ्लाइट निकली है इंडिया की तरफ, रात को ही इन्होंने पाकिस्तान की 2 चौकियों पे कब्जा कर लिया। आज भी कब्जा है, 3 दिन हो गया, पाकिस्तानी उस तरफ देख ही नहीं रहे। तो अब ये दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे अफगानिस्तान को चाबहार की एक्सेस मिलेगी और चाबहार के थ्रू उनका ट्रेड शुरू होगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अपने कदम बढ़ाते चले जाएंगे और एक एक के बाद एक पुलिस, ये इनकी पाकिस्तानी सेना की चौकियां और उसके बाद जिले अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर देंगे। तो पाकिस्तान का एक चैप्टर तो सेट कर दिया इंडिया ने कि अब अफगानिस्तान जो है उस, क्योंकि अफगानिस्तान का हाथ किस चीज से रुकता था, अफगानिस्तान का हाथ रुकता था इनको कूटने के पहले कि यार हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए इनका कराची पोर्ट चाहिए। वो समस्या जो थी, वो जो रस्सी बंधी थी अफगानिस्तान और तालिबान के हाथ में कि तुमको पोर्ट की जरूरत है, लो हम दे रहे हैं चाबहार, यहां से काम करो, क्यों जाना तुम्हें पाकिस्तान और कराची। तो वो समझ लो कि भारत ने तालिबान की वो रस्सियां खोल दी और उनके हाथ खुले कर दिए कि अब जाओ भैया, इनको पकड़ के अच्छे से कूटो। और वो कार्यक्रम अब रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो गया है। अब आपको एक अलग लेवल की तेजी दिखाई देगी। दूसरा, इसमें ईरान को भी फायदा होगा, भारत को और भारतीय व्यापारियों को फायदा ये होगा कि अफगानिस्तान के अंदर आपको डायरेक्ट एक्सेस क्योंकि मिल जाएगी। आप भाई अफगानिस्तान के अंदर आप ईरान में फ्लाइट से चले जाइए और ईरान से कोई भी गाड़ी पकड़ करके आप अफगानिस्तान चले जाइए। वहाँ हर चीज़ की ज़रूरत है इस समय, कपड़ा, जूता, टीवी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पंखा, फ्रिज, एसी, हर चीज़ अफगानिस्तान को इंपोर्ट करनी है, वहाँ तो कुछ बनता नहीं है। आप यहाँ से इन सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट का बिजनेस कर सकते हैं।
वहाँ से पूरा ड्राई फ्रूट्स, ये आपके चिलगोजे हो गए, आपके अखरोट हो गए, आपके बादाम हो गए, बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स के अलावा बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्रूट्स, ऑरेंजेस और बाकी सारी चीज़ें, आम वगैरह, वो बहुत अच्छी ग्रोथ है और बहुत अच्छी डेवलपमेंट है वहाँ पे एग्रीकल्चर की। तो वो सारी चीज़ें भारत आ सकती हैं। तो ये एक भारत के भी जो ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स और व्यापारी हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन खुल गया है। और अफगानिस्तान को ये एक जैसे ही रिलीफ पता चली और उनको बात समझ में आई, उन्होंने भी बोला हम 3.5-4 करोड़ डॉलर खर्च करेंगे, रोड्स वोड्स हम ओके कर देंगे और हम ईरान के साथ ये चीज़ ओके, मतलब हाईवे वगैरह सब कनेक्ट कर लेंगे और वो बहुत तेज़ी से काम कर भी लेंगे। अफगानी इस मामले में काफ़ी हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट और मेहनती होते हैं। वो भी प्रोजेक्ट्स को अपने टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। बाकी जहां उनको ज़रूरत होगी असिस्टेंस की, तो वहां पे भारत ने एश्योर किया है कि जहां आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वहां पे हम लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो ये एक सीन बन गया है अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान के खुल गए हैं हाथ, अब वो दे रहा है इनको लात और जूते पाकिस्तान को। ईरान जो है वो ऑलरेडी 2 बार पाकिस्तान को कूट चुका है बलूचिस्तान के अंदर जा करके। अब ये हो क्यों रहा है, अब आप इसको समझिए। हो इसलिए रहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया, लेकिन अमेरिका को हमेशा ये लगता है कि यार अब इस रीजन में हमारी कोई पकड़ नहीं है, हमारा कोई वो नहीं है, करने को कुछ नहीं है। और अगर अफगानिस्तान ऐसे ही फ्री रहा तो वो इंडिया के इन्फ्लुएंस में रहेगा, कल को वो रशिया के इन्फ्लुएंस में भी आएगा, क्योंकि रशिया भी सेंट्रल एशिया के थ्रू सीधे अफगानिस्तान पहुंच सकता है। रशिया पहले भी आया है। उस चीज से अमेरिका को थोड़ी सी बेचैनी होती है। तो उसका ये था कि रशिया को भी दूर रखना है तो हम किसी न किसी तरीके से इस क्षेत्र में बने रहें। इसी चक्कर में उसने पहले भी 20 साल 30 साल अफगानिस्तान में एक जबरदस्ती का युद्ध थोप रखा था और पूरे अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया था। अभी खबर ये आने लगी कि ग्वादर जो शहर है, जो ग्वादर पोर्ट है, जो ग्वादर पोर्ट चाइना ने बनाया था पाकिस्तान के अंदर सीपेक वाले प्रोजेक्ट के तहत, आपको पता होगा, उस ग्वादर पोर्ट के बाजू में ही एक चाइना ने एयरपोर्ट बनाया था। चाइना का प्लान ये था कि यहाँ पे 10 लाख लोगों की एक कॉलोनी बसाई जाएगी, एक छोटा सा शहर बनाया जाएगा ग्वादर का। ये 10 लाख लोग ये जो ग्वादर का पोर्ट है इसको ऑपरेट करेंगे और इससे जुड़ी हुई कई सारी फैक्ट्रीज वगैरह ऑपरेट करेंगे। फिशिंग यहाँ से हम करेंगे पूरे इंडियन ओशन में घूम घूम के, उसकी प्रोसेसिंग भी यहीं करेंगे और पैकिंग वैकिंग करके दुनिया भर को यहीं से एक्सपोर्ट करेंगे, प्लस चाइना भी ले जाएंगे। खेती वगैरह जो सब्जी अब्जी है वो भी उगाने का हम यहाँ पे प्रोसेस कर लेंगे और वो सब करेंगे। तो 10 लाख लोग, अच्छा ये 10 लाख लोग, इनका प्लान था कि हम ये चाइना से लाके यहाँ बसाएंगे। चीन का ये प्लान था और उसको ग्वादर सिटी का नाम दिया था। उसमें काफ़ी बड़े एरिया में इन्होंने फेंसिंग भी कर दी थी, बाउंड्री बना दी थी, ताकि लोकल बलोच लोग जो हैं वो उसके अंदर घुस ना सकें। और आइडिया ये था कि इस ग्वादर सिटी के अंदर करेंसी भी चाइनीज चलेगी। बाहर से अगर कोई पाकिस्तानी भी आना चाहता है तो उसको एक परमिट लेना पड़ेगा, एक वीज़ा टाइप का लेना पड़ेगा इसमें आने के लिए। और ये चाइनीज इजीली चाइना से आ जा सकें तो इसके लिए एक नया एयरपोर्ट बना दिया था चाइना ने। अब चाइना इनको ये बोल रहा था कि भाई इसका इनॉग्रेशन करो। तो पिछली बार भी जब शहबाज शरीफ था, वो केयरटेकर की पहले वाली गवर्नमेंट जो थी पीडीएम वाली, इमरान खान के जाने के बाद, तो एयरपोर्ट बना हुआ पड़ा है 1-1.5 साल से। अब चीनियों का कहना है इनॉग्रेशन करो ताकि हम फ्लाइट्स वाइट्स चालू करें यहाँ पे। और पाकिस्तान जो है वो इनको टाल मटोल करता आ रहा है कि नहीं नहीं अभी नहीं करेंगे, अभी यहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, देखो बलोच कितने हमले कर रहे हैं, ये है वो है, टाल रहे थे। फिर वो सरकार चली गई, फिर केयरटेकर सरकार आ गई, उसने भी टाल मटोल की कि हम तो केयरटेकर हैं जी, चुनाव हो जाने दो, उसके बाद जो सरकार आएगी उससे करवाना। उसके बाद अभी शहबाज शरीफ को बोला फिर यही कि और सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, अभी हम लोग नहीं इनॉग्रेट करेंगे क्योंकि अभी सिक्योरिटी नहीं दे पाएंगे। तो चीनियों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि यार चक्कर क्या है, ये क्यों नहीं करना चाहते हैं।
खबर ये आ रही थी कि पाकिस्तानी अमेरिका के साथ बातचीत में लगे हुए हैं कि हमारी फाइनेंशियल मदद कर दो, हमारे देश को संभाल लो, बदले में तुम हमसे ये ग्वादर का एयरपोर्ट ले लो, चाहो तो ये सी पोर्ट भी ले लो। तो अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को तो बैठे बिठाए एक एयरबेस और एक नेवल बेस दोनों मिल जाएगा। और यहां अगर ये बैठ गया तो ये पूरे सेंट्रल एशिया, पूरा भारत, पूरा ईरान, पूरा मिडिल ईस्ट, हर किसी के ऊपर मनचाही नजर रख सकता है अमेरिका। और पाकिस्तान जैसा टुच्चा देश है, अमेरिका को मालूम है इनको पैसा फेंक दो और फिर कहीं कुछ भी करो, खुद पाकिस्तान के अंदर जाकर के प्लेन से बम गिरा के आ जाओ, इनके पूरे लाहौर शहर को मिटा दो, ये चू नहीं करेंगे इनको अगर पैसा मिल रहा है तो। ये उस टाइप के लोग हैं, तो अमेरिका को बहुत अच्छे से पता है। तो ये जब खबरें आनी शुरू हुई तो उसके बाद भारत, चाइना, रशिया, ईरान, हर किसी की घंटियां बजने लगी कि यार ये तो गड़बड़ हो जाएगी अगर अमेरिका वापस यहां पे आकर के बैठ जाता है। पहले हम भारत कुछ करना ही सकता था, लेकिन अब आज की स्थितियां बदल गई हैं और भारत ने बड़ा स्पष्ट अमेरिका को ये बता के रखा हुआ है कि ये जो क्षेत्र है ये अब हमारे कंट्रोल में है, इसके अंदर आपको दखलंदाजी नहीं करनी है। इस कड़ी में अगर आप देखते हैं तो ये जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हुआ है कि जहां अफगानिस्तान को चाबहार का रास्ता दिखाया है भारत ने कि तुम यहां से काम करना शुरू करो, और अफगानिस्तान उधर से घूम करके पाकिस्तान को ठुकाई कर रहा है, तो उसमें क्या है कि वो सीपेक का जो रास्ता है वो खैबर पख्तूनख्वा से होकर के आता है, जिस इलाके को तालिबान कब्जा करना चाहता है। वो कर भी लेंगे, वो कर लेंगे तो चीनियों का रास्ता बंद हो जाएगा, तो ग्वादर से चीन का संबंध खत्म हो गया। ईरान का 36 का आंकड़ा अमेरिका से है। आपने देखा होगा ईरान लगातार 2 बार बलूचिस्तान के अंदर हमले कर चुका है। एक बार मिसाइल हमला कर चुका है और एक बार उनकी आर्मी की टुकड़ियां 100-150 किलोमीटर अंदर आकर के आतंकवादी मार के जा चुकी हैं। तो ईरान ने भी अपनी हाथ खोल लिए हैं इस एरिया के अंदर। ये दोनों पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका को भी मैसेज दे रहे हैं कि भाई साहब, यहां अगर अड्डा बनाने की सोच रहे हो तो यहां सुकून से बैठोगे नहीं, तो ये डील पाकिस्तान के साथ करने से पहले 10 बार सोच लो। तो ये एक गेम चल रहा है। तो जियो पॉलिटिक्स में जैसा मैंने बोला कि जो दिखता है उससे अलग भी कुछ कुछ हो रहा होता है। कहीं पे निगाहें होती, कहीं पे निशाना होता है। अमेरिका ने ये अड्डे लेने की बात की है पाकिस्तान के साथ, तो पैसे के लेन देन की बात हुई होगी। पाकिस्तानी कॉन्फिडेंट इसलिए हैं कि हम चीन, बनाया चीन ने, भाई चीन ज्यादा ची ची करेगा तो क्या होगा, वो अमेरिका से पैसा लेंगे, चीन के मुंह पे मारेंगे, ये लो तुम्हारा, तुमने एयरपोर्ट में कितने मिलियन डॉलर लगाए, ये लो पकड़ो, भगो यहां से, जमीन तो हमारी है। तो ये उस टाइप का खेल खेलने की पाकिस्तानी कोशिश कर रहे थे। उस खेल को काउंटर करने का जो गेम है वो ऐसे चल रहा है। तो बहुत सारी उठापटक इस दुनिया में चल रही है। अब मैं जो आपको रशिया वाली एक स्टोरी बता रहा था, तो मेरा इस पर यह मानना है कि ये वेस्टर्न मीडिया ने जबरदस्ती एक स्टोरी प्लांट टाइप की है, भारत और रूस के बीच में कुछ संबंधों के बीच में एक दरार डालने के लिए, कि भारत ने रूस को बोला कि परमाणु हमले मत करो और रूस रुक गया। तो वो एक अननेसेसरी की बात, जबकि रशिया खुद अपने आप में एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। भारत को उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है कि आपको करना है कि नहीं करना है। ये सिर्फ क्या होता है कि इंडिया और रशिया के जो पर्सनल आपस के रिलेशंस हैं उनमें एक दरार डालने के लिए कि इंडिया ने ऐसा काम कर दिया जी, इंडिया देखो हमारे कहने पे उसने रशिया को दबाव में ले लिया। रशिया को ऑब्वियसली थोड़ा बुरा लगेगा, जबकि मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई परिस्थिति बहुत सीरियस थी। हाँ, रशिया ने बोला था, आरोप लगाया था यूक्रेन के ऊपर, और ये धमकी दी थी कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करेंगे, और वो धमकी ही काफी थी, काम कर गई थी, क्योंकि उन्होंने धमकी ये भी दी थी कि अगर हमको परमाणु हमले करने पड़े तो हम उन देशों के ऊपर भी हमले करने के लिए फ्री हैं जो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो रूस का जो इशारा था उस समय यूरोप की, ये जर्मनी, फ्रांस, यूके, इंग्लैंड, इन कंट्रीज के ऊपर था, और उस समय के एनालिस्ट्स
ये कैलकुलेशन कर रहे थे कि हो सकता है कि रशिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स से यूके के कुछ शहरों को निशाना बना ले। हो सकता है वो न्यूक्लियर ना हो, नॉर्मल मिसाइल्स हो, जो कन्वेंशनल वॉरहेड होता है वो लगा करके, एक्सप्लोसिव वॉरहेड लगा करके फायर कर दे, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के कुछ शहरों को रशिया ने निशाने पे ले रखा था। ये उस समय की बात है। तो जब रशिया के पास वो ऑप्शन अवेलेबल था कि कोई डर्टी बॉम्ब अगर यूक्रेन रशिया के अंदर एक्सप्लोड करता है, तो रशिया के पास पहला एस्केलेशन का ऑप्शन ये था कि हम यूरोप की कंट्रीज के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल अटैक शुरू कर देंगे। और ये जब यूरोपियन कंट्रीज को समझ में आया तो उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। तो इसमें भारत का इन्वॉल्व होकर के और न्यूक्लियर अटैक को रोकना या रशिया को मना करना पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इसमें दम है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया है, उसने जानबूझ करके एक भारत रशिया संबंधों के बीच में एक दरार डालने की कोशिश के तहत ये सब किया है। हम लोगों को इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट करने की आवश्यकता नहीं है, इग्नोर करिए इसको। इस टाइप की कोई चीज नहीं है, और रशिया कोई मतलब दूध पीता बच्चा नहीं है कि इंडिया जाकर के उसे समझाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो दिस वाज द एंगल। मैंने सोचा आपको इसके साथ डिस्कशन करूं और बहुत दिनों से टूटा हुआ जो एक सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे आने वाले समय में हम लोग चीन के ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि हाल में भारत ने अचानक 10,000 सोल्जर्स का एडिशनल डिप्लॉयमेंट जो है वो चाइना के बॉर्डर पे किया है, पाकिस्तान के बॉर्डर से हटा के। तो उसके पीछे कारण क्या है उसको हम लोग एनालाइज करेंगे कल। तो तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार, जय श्री राम, धन्यवाद।